ग्लोबल रियलिटी हिंदी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं किसी भूतिया शहर की बात करूं, तो आप स्वाभाविक रूप से एक ऐसे शहर की कल्पना करेंगे जो कभी संपन्न और जीवन से भरा हुआ करता था, लेकिन अब वीरान या निर्जन हो गया है। लेकिन चीन के प्रसिद्ध घोस्ट सिटीज या भूतिया शहर कह लीजिए, इससे पूरी तरह से विपरीत है। ये शहर कभी भी आबाद नहीं थे कि जीवन का पता चल सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई कब्रिस्तान हो। आमतौर पर कोई भी देश अपने जनसंख्या के आधार पर शहरों का निर्माण या विकास करता है, लेकिन जैसे हम सब जानते हैं, चीन हमेशा से ही एक अलग रास्ते पे चलता है। इस देश में पहले पूरे शहरों का विकास होता है, जिसमें वास्तुकला, डिजाइनिंग, योजनाएं और रख रखाव पर करोड़ों अब्जों खर्च होता है, और फिर लोगों के बसने का इंतजार किया जाता है। चीन के रियल एस्टेट क्षेत्र का शानदार उदय मुख्य 3 कारणों की वजह से हुआ था। 1990 के दशक में रियल एस्टेट बूम कर्ज के पहाड़ पे बना था। चीन के स्थानीय अधिकारियों ने पुनर्विकास के नाम पर असंख्य प्रमाण में जमीन हथियाई, ताकि इन जमीनों पर विशाल शहरों का निर्माण करके एक सरल तरीके से मगर कृत्रिम आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर बीजिंग में आकर्षक प्रमोशन पाया जा सके। चीन का बहुत ही अस्थिर शेयर बाजार और इसके अलावा विदेश में निवेश करने के बहुत ही सीमित विकल्प होने के कारण रियल एस्टेट घरेलू निवेशकों के लिए सबसे सहज और प्रसिद्ध विकल्प बन गया था। रियल एस्टेट डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही बैंकों से लोन लेने के लिए तैयार थे, जो बड़े आसान तरीके से मिल जाती थी। हजारों लाखों लोगों ने ऐसे प्रॉपर्टी में निवेश किया जहां उनका जाके बसने का कोई भी इरादा नहीं था। इस तरह से मकानों की कीमतें लगातार बढ़ती गई और एक रियल एस्टेट के विशाल बुलबुले का निर्माण हुआ। एक समृद्ध और लगातार बढ़ती आबादी को लुभाने के लिए चाइना ने दुनिया भर से अत्यधिक भव्य और आकर्षक वास्तुशिल्प की नकल करना शुरू कर दिया। चीन नकली सामान और उत्पादकों के लिए प्रसिद्ध तो था ही, पर अब फ्रांस, इटली, लंदन और कई अन्य यूरोपियन शहर के डुप्लीकेट संस्करण चीन में ही खड़े कर दिए हैं। चीन ने सिर्फ वास्तुशिल्प की नकल ही नहीं की, पर पूरे के पूरे शहरों की नकल खड़ी कर दी है। चीन के टियानडोंगचेन शहर को आईफिल टावर की प्रतिकृति के साथ पेरिस की तरह दिखने के लिए विकसित किया गया है। आज भी यहाँ आबादी ना के बराबर है। स्विट्जरलैंड के इंटरलेकन से प्रेरित पूरा जिला बनाया, जिसमें एक विशाल मानव निर्मित झील भी है। तियानजिन चाइना की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना, जो फव्वारों और मोज़ेक के साथ इटली के फ्लोरेंस शहर की नकल है। ज़ुजाओ, जो लंदन के टावर ब्रिज की नकल है। तियानजिन, जो अमेरिका के मैनहट्टन शहर का आभास दिलाता है। सोंगयांग, जो इंग्लैंड की वास्तुकला की दूसरी कॉपी है। पुडोंग, जो एम्स्टर्डम की देखा देखी बनाया गया है। इसमें से ज्यादातर शहर सुनसान और वीरान है, जहां दूर दूर तक जीवन का कोई आसार नहीं दिखाई देता। यह शहर अब केवल पर्यटन, फिल्म शूट और वेडिंग फोटोशूट के लिए सही स्थान बनकर रह गए हैं। इन शहरों में विश्वस्तरीय वास्तुकला, स्काईस्क्रेपर्स, भव्य शॉपिंग मॉल्स, स्टेडियम्स, सरकारी कार्यालय, विशाल सड़कें और सभी आधुनिक सुविधाएं और बेहद आकर्षक सार्वजनिक स्थल है। बस कमी है तो आबादी की, जिसकी उम्मीद में ये मेगा शहर बनाए गए थे।
चीन के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध भूतिया शहरों में से एक शहर इनर मंगोलिया के कानबाशी क्षेत्र में बसा हुआ ऑर्दो शहर। यह शहर 3 लाख की आबादी के लिए बनाया गया था, लेकिन अब भी सिर्फ 2000 लोग यहाँ बसते हैं। ऐसे ही बाकी सारे भूतिया शहर वर्षों से वीरान और सुनसान पड़े हैं। चीन के यूनान प्रांत में ऐसे लगभग 80 और वीरान निर्जन शहर हैं, जिनके आने वाले वर्षों में भी आबादी बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है। चीन के शहरी क्षेत्रों में ऐसे कई लोग हैं जिनकी एक से ज्यादा मकानों की मालिकी है। चाइना के 90% लोग अपने खुद के मकानों में रहते हैं, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले 20% ज्यादा है। यह संख्या यूएस और जापान से कई गुना ज्यादा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मकानों के लिए मांग और उनकी आपूर्ति पूरी तरह से असंतुलित है। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि चाइना की नॉमिनल जीडीपी यूएस के सिर्फ 70% होने के बावजूद यहाँ जमीनों की कीमतें दुगनी या उससे भी ज्यादा है। जरूरत से ज्यादा खाली मकानों के होने की वजह से हजारों लाखों ऐसे मकान हैं जो बरसों से खाली पड़े हैं। अब संभावना यह भी है कि इन मकानों की कीमतें गिरती ही चली जाएंगी। स्थिति यह है कि चाइना के शहरों में औसतन 12.1% मकान खाली है। अगर तुलना की जाए तो यूके में 0.9%, अमेरिका में 9.8%, ऑस्ट्रेलिया में 11.1%, जो हम देख सकते हैं कि चाइना के बहुत ही करीब है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चाइना की मुख्य भूमि पर 400 करोड़ मकान है, तो 12.1% के हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो 50 करोड़ मकान खाली है। इसके बावजूद हर साल चाइना लगातार 15 करोड़ नए मकान का निर्माण करता है। कई अनुमानों की माने तो चाइना में 65 करोड़ मकान खाली पड़े हैं, और कई विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि यह आंकड़ा 90 करोड़ के पार भी हो सकता है। आज चीन में 50 मिलियन खाली घर हैं। ये घर बनाए गए, खरीदे गए, लेकिन इन घरों में कोई नहीं रहता। यह एक रिपोर्ट के मुताबिक है, लेकिन लंदन की एक रिसर्च फर्म ने अपना ही अनुमान लगाया है। उनका दावा है कि संख्या बहुत अधिक है। आज चीन में 100 मिलियन घर खाली हो सकते हैं, और यही बड़ी समस्या है। जितने लोगों की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा घर हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादातर प्रॉपर्टी बैंकों से कर्ज लेकर बिल्डरों और निवेशकों दोनों द्वारा बनाई और खरीदी गई है, जिसकी वजह से चाइना की घरेलू कर्ज 10 खरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस घरेलू कर्ज का 27% हिस्सा चाइना के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा है। चाइना का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर एवरग्रांड फिलहाल 300 अरब डॉलर के कर्जे में है। चाइना के 1 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा मकान ऐसे हैं जिनका निर्माण रुका पड़ा है। अगर चाइना की रियल एस्टेट 20% भी सिकुड़ता है तो चाइना के अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा गहरा असर हो सकता है। पिछले साल ही जनवरी में एवरग्रांड को अपने निवेशकों और कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा था, जो अपने पैसे और वेतन की मांग कर रहे थे। और चाइना के लिए इस ऋण संकट को एक बड़ा जन आंदोलन बनने से रोकना और विरोधियों को काबू करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जैसा हम जानते हैं कि एवरग्रांड आज के समय में बड़े ही बुरे दौर से गुजर रहा है। चाइना ने इस ऋण संकट से बचने के लिए कई उपाय किए, जैसे कि लॉन्ग टर्म ब्याज दरों को कम करना, जिससे कर्ज लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके और बंधक लागत कम हो। पूरे विश्व में जब कोविड संबंधित आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कई देश अपने ब्याज दरों को बढ़ा रहे थे, तब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने पहली बार घर खरीदने वालों के लिए प्रारंभिक ब्याज दर 4.6% से घटाकर 4.4% कर दिया। यह चीन के बिगड़ते आर्थिक हालात का खुला संकेत था। अब चीन के रियल एस्टेट की कंपनियों ने गहरी मंदी के चलते खरीदारों को लुभाने के लिए बड़े ही विचित्र और नए नए प्रयोगों को अपनाना शुरू किया। उन्होंने ग्राहकों का भुगतान तरबूज, गेहूं या लहसुन के रूप में अपनाना शुरू किया, तो कई मकानों पर खरीदने पर नौकरी या फिर महंगी कारें भी तोहफे में दी, और कई मकानों पर तो तोहफे में सुअर तक देने का ऐलान कर दिया। चीन में प्रॉपर्टी डेवलपर्स के पास कैश नहीं है। वे इतने हताश हैं कि वे गेहूं के लिए संपत्ति बेच रहे हैं। आपने सही सुना, चीन में प्रॉपर्टी डीलर एक अनसुनी अदला बदली का सहारा ले रहे हैं। जबकि दूसरे ने खरीदार को विला की खरीद के साथ एक मर्सिडीज बेंज देने का वादा किया, एक डेवलपर ने लहसुन को डाउन पेमेंट के हिस्से के रूप में स्वीकार करने की पेशकश की, जबकि संपत्ति डेवलपर्स के बीच घर की खरीद के लिए मुफ्त उपहारों का विज्ञापन करने वाले कुछ और भी रचनात्मक उपाय। उदाहरण के लिए, एक कंपनी वास्तविक सुअर दे रही है जबकि दूसरी नौकरी के अवसर प्रदान कर रही है।
कुछ मामलों में डेवलपर्स और निवेशकों के दस्तावेजों पर दस्तखत होने के बाद आर्थिक मुश्किलों की वजह से बिल्डर मकानों का कब्जा सही वक्त पर नहीं दे पाए और कई खरीदारों को मकानों का कर्जा और किराया दोनों एक साथ जुटाने की बारी आ गई, जो कि मुश्किल था। ऐसे में वो लोग आधे अधूरे मकान में शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गए, जहां पानी और बिजली जैसी सामान्य सुविधाएं भी नहीं थी। हमने अपने अपार्टमेंट खरीदने के लिए अपनी सारी बचत का इस्तेमाल किया। 5 साल हो गए हैं और हम उनमें नहीं रह सकते। हम इसे अब और सहन नहीं कर सकते। जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए तो कई बार पुलिस ने हमें परेशान किया। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों मुझे एक बुरा नागरिक माना जाता है क्योंकि मैंने एक अधूरा अपार्टमेंट खरीदा है। मुझे क्या कहना चाहिए? मैं केवल प्रतीक्षा कर सकता हूँ। 干爸， न तो शौचालय है और न ही नहाने धोने के लिए जगह है। 你看我这个现在 छोटे सौर पैनलों द्वारा कम बिजली पहुंचाई जाती है। लेकिन यह हमेशा भरोसेमंद नहीं होता है। हमारे यहाँ 6 साल का और 8 साल का बच्चा सो रहा है और यह कुछ कपड़े हैं लटक रहे हैं। निवासी एक सांप्रदायिक रसोई के साथ जीवित रहते हैं। हमें हमारी जरूरत का पानी उठाकर लाना पड़ता है। घरों की डिलीवरी जून 2021 में होनी थी। अब मैं यही रहता हूँ। इन स्पार्टन रहने की स्थितियों के लिए 45,000 यूरो में 40 वर्ग मीटर। वह साथी मकान मालिकों की मदद से चलता है। मेरे एक पड़ोसी बिजली मिस्त्री हैं, इसलिए उसने कुछ कमरे में तार लगा दिया ताकि हमें थोड़ी ऊर्जा मिल सके, लेकिन यह हमारे फोन और बुनियादी उपकरणों को चार्ज करने के लिए केवल कुछ रोशनी के लिए पर्याप्त है। – 2022 के अंत तक चाइना का रियल एस्टेट बाजार की हालत बद से बदतर होती चली गई, जिसकी वजह से चीनी सरकार ने मौजूदा मकानों का निर्माण रोक दिया और कई टावर ब्लॉक्स को तो गिराने के भी आदेश दे दिए। यह विध्वंस अभियान इतना विशाल था कि गिरे हुए मकानों में 7.5 करोड़ लोग बसाए जा सकते थे। यह संख्या यूके की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। ऐसे कई और सुनसान और अधूरी परियोजनाएं इसी तरह ध्वस्त होने की कगार पर है। इसके बाद बीजिंग ने मकान आपूर्ति को सीमित करने और मकानों की कीमतों की गिरावट को रोकने के लिए और साथ ही नए विकास के नाम पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिल्ड पॉज डेमोलिश मतलब निर्माण ठहराव विनाश का चक्र शुरू किया। चीन की सरकार ने पहले से ही बेचे जा चुके अधूरे मकानों को पूरा करने की सहायता के लिए 200 बिलियन चीनी युआन की ऋण सहायता की घोषणा की है, लेकिन सरकारी उपायों और सहायता के बावजूद विशेषज्ञों को यह संदेह है कि क्या इस योजना से बिगड़ती चीनी अर्थव्यवस्था को किसी भी तरह से मदद होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।